अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरे बच्चों बस 1 मिनट मुझे दे दो। अच्छा जी। अच्छा यार, आप लोग के पास एक डॉक्यूमेंट आया होगा चैट बॉक्स के ऊपर, देखिए आपको नजर आ रहा होगा। मिल गया आप लोगों को? बस को डाउनलोड कर लें बेटा। आगे जी आपके पास ये। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे हम सर अल्लाह का नाम लेके। सर लास्ट क्लास में हमने डिस्टिंक्ट गुड्स वगैरह को देख लिया था। सर लास्ट क्लास में हमने बड़ी बेसिक बेसिक बातें की थी कि यार कितने स्टेप्स में आपने जो है वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, डिस्टिंक्ट किसको कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं। ये ऐसी चीजें सर जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है नहीं। मेन चीजें जो है वो आज हम शुरू कर रहे हैं सर, और इस पे जो सबसे ज्यादा टेस्टेड एरिया जिसमें सबसे ज्यादा दफा आई आपने क्वेश्चन पूछा है, पहले मैं उसको टेकअप कर रहा हूँ, एंड दैट इज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो मेरे बच्चों, एक चीज ध्यान में रखना। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? रहीम, दिस इज इफेक्टिवली द फर्स्ट क्लास ऑफ IFRS 15 बिकॉज पहली क्लास में हमने बिल्कुल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देखा था। आज हम जो है वो चीजें कवर करने जा रहे हैं जो थोड़ी सी मतलब जो जो एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है जी। चलें जी, तैयार हैं हम तमाम लोग? शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा देखिए सर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है सर, सुनिएगा दोस्त। मुझे एक बात बताएं सर, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास है लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, और एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है जी। ठीक है जी। तिलावत कर ली बेटा मैंने, आपके लिए दोबारा कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चले जी, एक काम करो, इनको काउंसलिंग वाला एडमिन वाला इंटरनेट कनेक्ट करके दे दो, ठीक है ना। अच्छा जी सर, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है वो जरा गौर से सुनिएगा दोस्त। अच्छा मुझे एक बेसिक डिफरेंस ये बताओ सर, जब मैं गुड्स बेचता हूँ तो मैं लोगों को सर कुछ कुछ कमोडिटीज का कंट्रोल ट्रांसफर करता हूँ। जब मैं सर्विसेज देता हूँ तो किसी टेंजिबल चीज का कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करता, सर्विस का बेनिफिट दे रहा होता हूँ मैं कस्टमर को, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास एक बंदा आता है और ये कहता है कि जी मुझे एक बिल्डिंग बनवानी है आपसे, ठीक है जी, से एक 5 फ्लोर की 6 फ्लोर की बिल्डिंग बनवानी है। अच्छा मैं उसको कहता हूँ बजना मैं आपको पूरी बिल्डिंग बना के दे दूंगा और इस पूरी बिल्डिंग के मैं आपसे 10 मिलियन रुपए चार्ज करूंगा। मुझे मेरे बच्चों ये बताओ, ये जो 10 मिलियन रुपए मैं इस बिल्डिंग के चार्ज कर रहा हूँ और ये बिल्डिंग बना के दे रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये सेल्स ऑफ गुड्स है या ये प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है? बताएं।
ये सेल्स ऑफ गुड्स है या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है? बिल्डिंग बना के देना इज इफेक्टिवली सेल्स ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज? जी बोथ हैं, सेल्स ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, बोथ। चलो चलो, मेरे सवाल का मुझे जवाब मिल गया। देखिए सर, ये सेल्स ऑफ गुड्स हो या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज हो, अब स्टैंडर्ड में इस तरह की वर्डिंग्स नहीं है। स्टैंडर्ड कहता है जनाब, आप किसी भी चीज का कंट्रोल जब कस्टमर को ट्रांसफर करते हैं, आप रेवेन्यू तब बुक करें। ठीक है जी। तो इसका मतलब उसूलन यार, जब तक मैं 3 साल 4 साल लगेगा, मैं गुड्स कंप्लीट करूंगा, बिल्डिंग कंप्लीट करूंगा, मैं उसके बाद जाके कंट्रोल ट्रांसफर करूंगा कस्टमर को, तो क्या मैं 4 साल तक रेवेन्यू बुक नहीं करूं? मैं 4 साल तक जो है वो ऐसे ही बैठा रहूं? है खर्चा तो 4 साल तक होता जा रहा है, क्या मैं इस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता? है मतलब बिल्डिंग तो 5 साल में बनेगी ना भाई, तो क्या मैं 5 साल तक रुका रहा हूं? बिल्डिंग 4 साल में बनेगी तो मैं 4 साल तक रुका रहा हूं? तो मुझे क्या करना चाहिए सर? रेवेन्यू कैसे बुक करना चाहिए? है जी, कैसे बुक करते हैं हम रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में? एनी आइडिया? एनी आइडिया सर? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करते हैं हम, ऐसा ही है? अच्छा सर, उसका रीजन है सर, हम अब यहाँ लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं, सिर्फ पूरा इसको एक्सप्लेन करूंगा सर। हम जनरली स्टेज ऑफ कंप्लीशन पिक करते हैं अगर हमारी कंडीशंस पूरी हो जाए। स्टेज ऑफ कंप्लीशन, मैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करता हूं, आहिस्ता आहिस्ता बुक करता हूं, आहिस्ता आहिस्ता बुक करता हूं, प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता बुक करता हूं। ये दिमाग में रखना, हम 3 साल में बिल्डिंग कंप्लीट करने पे रेवेन्यू बुक नहीं करते, ओवर द पीरियड बुक करते हैं, अनलेस के कंडीशंस मीट ना हो, अनलेस के सर्टेन कंडीशन जो मीट ना हो। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर मुझे एक बात बताएं सर, मैं बेसिक बात कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक बिल्डिंग बना के देना, एक ब्रिज बना के देना, एक लॉन्ग टर्म एसेट बना के देना। सर इसमें रेवेन्यू कई पीरियड्स तक, यानी काम कई पीरियड्स तक जा रहा होता है, तो रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक करना चाहिए या एट अ टाइम बुक करना चाहिए? दिमाग में रखना सर, हम आम हालात में रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक करते हैं अगर कंडीशंस मीट हो जाए। डन। अच्छा जी, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं मुझे बताओ, लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है ये बताओ, लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या जी? एनी आइडिया? एनी आइडिया व्हाट इज मेंट बाय लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट? जी, एम्प्लॉयमेंट नहीं, पोर्टल का एक्सेस देना, वेरी गुड सर, वेरी गुड, पोर्टल का एक्सेस देना। एक बंदा कह रहा है 2 साल तक जो है ना, मैं इंशाल्लाह ताला 2 साल बाद अटेम्प्ट दूंगा, 2 साल तक पोर्टल का एक्सेस देना। सर मिसाल के तौर पर एक मेंटेनेंस सर्विस है, एक मेंटेनेंस सर्विस है सर, हमने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि एआरटीटी की सफाई का कॉन्ट्रैक्ट है, अगले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मुझे बताओ ये एक लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है? ऐसा, ये एक लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। एआरटीटी ने एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से मुआहिदा किया कि इसको सर्विसेज दी जाएंगी, हमें सर्विसेज मिलेंगी या आईएसपी सर्विस देगा, सर वो 3 साल तक देता रहेगा, क्या ये एक लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है? ठीक है जी। हमने राजन कंपनी के साथ मुआहिदा किया कि राजन कंपनी हमें मासियां सप्लाई करेगी, भंगी सप्लाई करेगी, सर राजन कंपनी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट राजन कंपनी के लिए क्या है? लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा सर? तो मुझे एक बात बताएं, लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट को देखूं या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को देखूं, मेरे बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरे बच्चों इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी 3 सालों पे जा रहा है, जनरली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी कई सालों पे जाएगा, दोनों में फर्क क्या है? सर स्टैंडर्ड ने इन दोनों में बाइफर्केशन क्यों रखी है? जी, स्टैंडर्ड ने इन दोनों में बाइफर्केशन क्यों रखी है? जी, ना 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 ना, कंस्ट्रक्शन आउटपुट नहीं 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 नहीं, वैलिड जवाब देना, बेहतरीन जवाब चाहिए। एक में गुड्स है, दूसरे में सर्विसेज है, नहीं, एक्सपेंसेस नहीं, रेवेन्यू रिकग्निशन की पॉलिसी अलग अलग होगी, नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं, स्टेज वाइज कंप्लीशन नहीं। चलो मैं तुम्हें बताता हूं सर, मुझे एक बात बताओ सर, मैं अगर आपसे कहूं कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में यह पॉसिबल है कि मैंने पहले साल 20% काम किया, दूसरे साल 30% काम किया, चौथे साल 40% काम किया, तीसरे साल सॉरी, और आखिरी साल मैंने 10% काम किया, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? शुरू में थोड़ा कम काम किया, फिर स्पीड बढ़ाई, फिर और स्पीड बढ़ाई, फिर कम कर दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जनरली यूनिफॉर्मिटी होती है? हर साल क्वांटिटी ऑफ सर्विस जनरली बराबर होती है, जनरली बराबर होती है, जनरली। ऐसा
ऐसा ऐसा जनरली, मिसाल के तौर पर सर अगर हमने मेंटेनेंस सर्विस का काम लिया किसी से, तो हर महीने की मेंटेनेंस सर्विस बराबर है, ऐसा है या नहीं? हर महीने का जो है वो इंटरनेट, सर अब एक बच्चा कह सकता है कि सर शुरू में 4 मासियां दी, बाद में 5, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं जनरली नेचर ऑफ सर्विस कांस्टेंट रहती है, ऐसा है, नेचर ऑफ सर्विस कांस्टेंट रहती है। सर मैंने दोनों की अकाउंटिंग आपको सिखानी, दोनों की अकाउंटिंग आपको सिखानी। सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है जी, फिर हम बात करेंगे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू रिकॉर्ड करना बहुत आसान है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू रिकॉर्ड करना, प्रॉफिट रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, बहुत सारी चीजें तरीके से देखी जाती हैं। आए जरा सर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। तैयार हो मेरे बच्चों, तैयार हो? मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन की कंडीशंस क्या हैं, मैंने आपको सिर्फ 2 बातें बताई हैं। लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में सर हम स्टेज ऑफ कंप्लीशन इस्तेमाल करेंगे अगर कंडीशन मीट हो गई, ठीक है जी, और स्टेज ऑफ कंप्लीशन हर साल की अलग अलग होगी। लेकिन सर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर ऐसे होते हैं जिनमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है जी। सर इसको कॉपी कर लें तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, शाबाश। हेलो, ये मेरे बच्चों बढ़े हम आगे। दोनों को अलग अलग क्यों रखा है स्टैंडर्ड ने? दोनों को अलग अलग इसलिए रखा है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें काम का मयार, काम जो है वो अलग अलग, मतलब ऐसे हो सकता है कि शुरू में 20% काम हो रहा है, फिर स्पीड अप हो गया, फिर स्लो हो गया। यानी तुम्हारे पास कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में जितना कंपनी काम करेगी उसके हिसाब से जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमिन होगा। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में जनरली काम का नेचर यूनिफॉर्म होता है, प्रोडक्शन में नहीं होता, ठीक है जी। इसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा सर एक अच्छे सवाल से, ठीक है जी। पूरा रिव्यू दे रहा हूं साथ, पूरा रिव्यू दे रहा हूं, बस तुम लोग क्लास में आगे बैठ जाओ खाली जी। बड़े स्टेप आगे दोस्त। अच्छा यार मैंने आपको ना एक कोई हैंडआउट दिया है, इसमें अराउंड कुछ 75 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा सर, ठीक है जी। ये 75 के अलावा कोई 19 के करीब क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको और देने, ठीक है, मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए बनाए। जी मेरे बच्चों तैयार हो? अलग 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 अलग। अच्छा एक काम ये कर सकता है कोई बंदा कि क्लास के अंदर से वो लेक्चर उठाए, इस क्लास के अंदर से वो हैंडआउट उठाए और ग्रुप पे भेज दे बच्चों को, ग्रुप पे भेज दे बच्चों को, ये कर सकता है कोई जो व्हाट्सएप के ग्रुप में उस पर भेज दे हैं? अच्छा जी सर सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा दोस्त, सुनिएगा दोस्त, देखो मैं इसमें जनरल एंट्रीज भी पास करूंगा, एक सवाल तरीके से समझ लिया ना, एक सवाल तरीके से समझ लिया, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अच्छा एक काम करो, मुझे मैसेज कर दो, मैं आगे भेज दूं, ठीक है, मुझे कोई बंदा मैसेज कर दे, मैं आगे भेज देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये सवाल मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मतलब ये उसमें नहीं है, हैंड आउट में नहीं है, ठीक है जी। चलो जी मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना दोस्त, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। ये कह रहे जनाब उस्मान लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है जी, फॉर लार्ज कॉर्पोरेशंस। The company was awarded a contract on 1st July 2016 for making a software which would take 3 years to complete, ठीक है जी, and integrate into the main system of the client, ठीक है जी, and integrate in the main system of the client, ठीक है जी। सर हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है, अज्यूम करो हम उस्मान लिमिटेड हैं, हमने एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, सॉफ्टवेयर बनाने में बेटा 3 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे सॉफ्टवेयर बनाने में। जो सॉफ्टवेयर पर खर्चा होगा, एक्सपेक्टेड कॉस्ट और कॉस्ट और रेवेन्यूज वो नीचे दिए हुए। अब गौर से एक चीज देखो, रेवेन्यू का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू?
व्हाट इज मेंट बाय रेवेन्यू? जी उस्मान लिमिटेड को ये पैसे मिलेंगे, उस्मान लिमिटेड को ये पैसे मिलेंगे, ये पैसे मिलेंगे अगर उस्मान लिमिटेड सॉफ्टवेयर 100% कंप्लीट करके दे दे। ठीक है जी, उस्मान लिमिटेड को ये पैसे मिलेंगे अगर उस्मान लिमिटेड ये सॉफ्टवेयर 100% कंप्लीट करके दे दे। डन। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ मेरे बच्चों ये दिमाग में रखें, ये रेवेन्यू देखें ओवर द पीरियड चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। ये क्यों भाई? जब एक बंदे से सॉफ्टवेयर की बात हो गई, जब एक बंदे से सॉफ्टवेयर की बात हो गई, एक पैसे में बात डन हो गई, तो फिर उसके बाद कैसे पॉसिबल है कि अमाउंट चेंज हो रही है जी? हाउ इज इट पॉसिबल कि अमाउंट चेंज होती जा रही है जी? नहीं देखो, इन्फ्लेशन तो यार मेरी बात सुनो ना, मैं अगर आपसे एक फीस लेता हूं, से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फी ले लेता हूं मैं आपसे, अग्री कर लेते हैं हम, और सर हमारा कोर्स चलता है कुछ 6-8 महीने, तो क्या मैं बार बार आपको तंग करता रहूंगा कि जी आज इन्फ्लेशन रेट ये तो भाई ये अमाउंट बनेगी, आज इन्फ्लेशन रेट ये? नहीं 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 सर, ये रेवेन्यू चेंज हो रहा है क्योंकि बार बार सॉफ्टवेयर में शायद कस्टमाइजेशन हुई हो। कस्टमाइजेशन का मतलब ये कि एक काम करो, ये 2 मॉड्यूल हटाओ, ये लगाओ, ठीक है जी, इसको चेंज करके ऐसे कर दो, इसमें एक्स्ट्रा कंट्रोल दे दो, ठीक है जी। ये ओवर द 3 ईयर पीरियड सर जो चेंजेस आई हैं, जो वेरिएशन आई हैं, उसकी वजह से रेवेन्यू बढ़ सकता है, रेवेन्यू बढ़ सकता है। याद रखना, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सबसीक्वेंट वेरिएशंस की वजह से ये अमाउंट कंटिन्यूअसली तब्दील हो सकता है, ऐसा। अब बताएं, हमने ईयर 0 पे जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया मेरे बच्चों, कितने पैसे पे साइन किया था? कितने रुपयों पे हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? कितने रुपए पे अग्री हुआ? कितने रुपए पे हम अग्री हुए? 2.5 लाख। सर देखें, बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये रेवेन्यू चेंज होता रहा, और आपको एग्जामिनर ने इसका रीजन नहीं बताया, रीजन नहीं बताया, ठीक है जी। आप एग्जाम में सर इसका रीजन ढूंढने की कोशिश भी मत करना, आपने अकाउंटिंग करनी है, लेकिन मैं आपको बताऊं पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है। पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि 2.5 लाख से 264 हुए होंगे क्योंकि कस्टमाइजेशन हुई होगी। एक क्लाइंट के एक बंदे ने हमें कहा होगा कि यार एक काम करें, जरा इसको मॉडिफाई कर दें, इसको चेंज कर दें, bespoke, वेरी गुड वर्ड यूज बाय अनस, ठीक है जी। तो मुझे एक चीज ये बताएं सर, गौर से सुनिएगा दोस्त, जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा सर, पहले दिन स्टेप वन हम पहले दिन ये चेक करेंगे कि कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस तो नहीं है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस तो नहीं है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस तो नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज मेंट बाय ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट जी? क्या मतलब है सर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का? क्या मतलब है मेरे बच्चों ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का? क्या मतलब है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का? क्या मतलब ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का? मतलब मैं आपको बताऊं, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि सर जिसमें इवेंचुअली लॉस होना है, जिसमें इवेंचुअली लॉस होना है, लॉस होना है सर, उसमें इवेंचुअली लॉस होना है। तो मेरा आपसे सवाल ये, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट आपको डे 1 पे एक ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है? नजर आ रही है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट? नजर आ रहा है? 2.5 लाख रुपए मिलेंगे, खर्चा इस पे 2 लाख का आएगा, 2.5 लाख मिलेंगे, खर्चा इस पे 2 लाख का आएगा, ये ऑनरस है? नहीं सर, ये ऑनरस नहीं, ये ऑनरस नहीं, ये ऑनरस नहीं। तो मैं आपसे बड़ी बेसिक सी बात जानना चाह रहा हूं, अगर ये ऑनरस नहीं है, ये प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है, हम इसको डील करेंगे IFRS 15 में। अगर ये ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट है तो याद रखना सर, ये IAS 37 में जाएगा, IFRS 15 में डील नहीं होगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनरस है तो सर ये IFRS 15 से बाहर निकलेगा, या IAS 37 में जाएगा। तो दिमाग में ये रखना कि सर IFRS 15 सिर्फ प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। अगर कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग है सर, IFRS 15 में ये खुद लिखा हुआ है कि आप इसको ले जाएं और IAS 37 के हिसाब से देखें। मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करंटली प्रॉफिटेबल है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट नजर आ रहा है ऑन द डेट ऑफ साइनिंग ये प्रॉफिटेबल है? ऑन द डेट ऑफ साइनिंग ये प्रॉफिटेबल है? डेफिनेटली प्रॉफिटेबल है सर, इट इज नॉट एन ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। डन। अब बताएं सर, पहले साल जब हमने काम शुरू किया सर, काम करते हमने 64,944 रुपीज का खर्चा कर दिया। कितने का खर्चा कर दिया मेरे बच्चों? 64,944 रुपए का खर्चा कर दिया, ऐसा। अब हमें लग रहा है कि हमें जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है, टोटल एस्टिमेटेड, आंखें खोल गया, ये टोटल है मेरे बच्चे, ये फर्दर नहीं है, ये टोटल है, ये फर्दर नहीं है। मुझे बताएं सर, सबसे पहला स्टेप 1 लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में वी विल ऑलवेज चेक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, पहला काम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। क्यों? हर रिपोर्टिंग डेट पे मैं ये चेक करूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में रहना चाहिए
या इसको ट्रांसफर कर दें IAS 37 में, या IFRS 15 में रहना चाहिए, या इसको ट्रांसफर कर दें IAS 37 में। हर रिपोर्टिंग डेट पे मैं चेक करूंगा कि ये प्रॉफिटेबल है या ये कहीं लॉस मेकिंग तो नहीं बन गया। तो मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास रेवेन्यू ओवरऑल रेवेन्यू पहले साल में कितना नजर आ रहा है? ओवरऑल रेवेन्यू 2,64,000 264,000 नजर आ रहा है सर। दिस इज द अमाउंट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है जी। अब बनाया सर मेरे पास इस कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा कितना हो चुका है? खर्चा कितना हो चुका है? 64,944 ऐसा है मेरे बच्चों। मुझे एक बात बताओ, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी लगेगी? फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितनी लगेगी? कितना काम इस कॉन्ट्रैक्ट पे मजीद होना है? मजीद नहीं, ये 216 नहीं है, 216 टोटल है मेरे बच्चों, 216 टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है। 216 में से 64,944 का खर्चा हो चुका है। बताओ मजीद कितना खर्चा होगा? इसमें से ये खर्चा हो चुका है, बताएं मजीद कितना खर्चा होगा? मजीद कितना खर्चा होगा? शाबाश मेरे बच्चों, जवाब चाहिए मुझे। 151,536 ऐसा, यही है 151,536। ये दोनों मिला के ना सर टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट बननी चाहिए। ऐसा मुझे इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? इस कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे ओवरऑल रेवेन्यू मिलता हुआ नजर आ रहा है 2,64,000 का, 264,000 का। इस कॉन्ट्रैक्ट पे ईयर 1 के एंड तक मैं 64,944 का खर्चा कर चुका हूं। इस कॉन्ट्रैक्ट में मजीद फर्दर 1,51,000 का खर्चा और होगा। मुझे बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट पे ओवरऑल बेसिस पे 3 सालों में ओवर द 3 ईयर पीरियड मुझे कितने का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है? 47,520 पक्का, सॉरी 49,520। डन। मुझे बताया मैंने पहला स्टेप कंप्लीट किया। क्या इंश्योर किया हमने? पहले स्टेप में हमने क्या इंश्योर किया? आइदर दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स अंडर IFRS 15 और आइदर दिस कॉन्ट्रैक्ट विल फॉल अंडर IAS 37। ऐसा जी सर। 151 कैसे आया? दोबारा रिपीट कर देता हूं। 216,480 इज द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। ये बेटा इसमें से ये कॉस्ट इनकर हो चुकी है, ये वाली कॉस्ट इनकर हो चुकी है 64। तो बताओ मजीद कितना इनकर होगा? सेट है। अब मुझे बताओ सर मैंने स्टेप 1 कंप्लीट किया, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप 1 क्या था? मोहिब ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप 1 क्या होगा मेरे बच्चे? ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप 1 47 नहीं, अच्छा सॉरी। मुझे बताओ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप 1? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप 1? in order to ensure that this contract qualifies for recognition criteria under IFRS 15। ठीक है जी। अब बनाए सर रेवेन्यू से इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर नहीं भाई नहीं, 2,64,000 का मतलब है 3 सालों में मिला के 264 मिलेगा। ठीक है जी, डन हो गया। अब बताएं दिस कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉफिटेबल। सर स्टेप 2 प्लीज सर, आंखें खुली रखनी। स्टेप 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन। सर कई तरीके हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने के, मैं पहले सवाल में एक ही तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे बताया कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा जी? ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा जी? कितने टाइम में कंप्लीट होगा? 3 सालों में। तो मुझे बताओ 1 साल का काम हो गया, मैं 1/3 रेवेन्यू बुक कर लूं, कॉन्ट्रैक्ट 1/3 हो गया है? कॉन्ट्रैक्ट 1/3 हो गया? नहीं सर, नहीं, ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दिस इज नॉट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ये 1/3 नहीं है भाई, हम ऐसे नहीं करेंगे। मुझे बताओ सर टोटल कॉन्ट्रैक्ट पे खर्चा होना कितना है? 2,16,480 2,16,480 रुपए का टोटल खर्चा होना था। बताओ इसमें से कितना खर्चा हो गया मेरे बच्चों? इसमें से कितना खर्चा हो चुका है मेरे बच्चों? इसमें से कितना खर्चा हो चुका है जी? तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आई हैव स्पेंड 64,944 आउट ऑफ 2,16,480? अगर मैं आपसे कहूं कि सर मैंने कितने परसेंट खर्चा कर दिया, कितना जी? 30%। एक बात बताओ, मैंने जितना काम करना था उसका 30% कर लिया। मैंने जितना काम करना था उसका 30% कर लिया मेरे बच्चों। मैंने जितना काम करना था उसका 30% कर लिया। यस सर। क्या ये एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये एक लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है? क्या ये एक लॉन्ग टर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं सर, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। वी आर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर फॉर अ कंपनी, प्रोड्यूस करके हमने देना है। तो मुझे बताओ यहाँ स्टेज ऑफ कंप्लीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हमने कैलकुलेट किया किस पे सर? कॉस्ट की बेसिस पे। बताओ अगर 2,16,000 की टोटल कॉस्ट इनकर होनी है, मैंने उसमें सर कोई 64,000 रुपए की कॉस्ट इनकर कर दी है,
तो सर मेरे पास बिल्कुल हमजा बिल्कुल सही कह रहे हो, तो ठीक है जी सर 30% कंप्लीट सर। नंबर 2 सर, नंबर 3 वर्किंग, स्टेप 3 सर क्यूमुलेटेड पीएनएल। मुझे बताएं सर, गौर से देखना, बताओ इस स्टेज ऑफ कंप्लीशन को जो तुमने अभी कैलकुलेट किया है, सर मुझे बताएं 30% निकाला क्यों? भाई मैं कह रहा हूं 30% काम हो गया है, 30% काम हो गया बेटा, तो 30% रेवेन्यू बुक कर लो। 30% रेवेन्यू बुक करो, कितना आ रहा है देखो, 30% ऑफ द रेवेन्यू, 30% ऑफ द रेवेन्यू कितना जी, 30% ऑफ दिस अमाउंट कितना जी, कितना जी, 79,200, 79,200, 79,200। अब बताएं 30% ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, this 30% should be applied on these two cost, ठीक है जी, टोटल कॉस्ट 30% ऑफ टोटल कॉस्ट, 30% ऑफ टोटल कॉस्ट कितना जी, 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। बेटा टोटल कॉस्ट नशइयों ये दोनों मिला के आता है ना, इसमें सवालिया निशान बनाने की क्या जरूरत है? हाँ जी बताएं कितना आ रहा है सर, 64,944। भाई मैं कह रहा हूं काम 30% हो गया, तो 30% का रेवेन्यू बुक कर लो, 30% की टोटल कॉस्ट का 30% है वो ले लो, कितना जी, कॉस्ट कितना मेरे बच्चों, कॉस्ट कितना, कितना जी, कितना बेटा, 64, वेरी गुड सर, 944, बोर्ड प्लीज बोर्ड पे देखो 944। मुझे बताया सर मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, कैसे कैलकुलेट करूं सर प्रॉफिट, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट? ये 30% सर एक दफा और इस प्रॉफिट पे भी लगा दें, लगाओ जरा क्या आ रहा है देखो, 30% प्रॉफिट पे भी लगा दें, 14256, 14256। बताएं स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने के बाद हमने सबसे पहला काम क्या किया, रेवेन्यू बुक किया। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करने के बाद हमने दूसरा काम क्या किया, टोटल कॉस्ट का परसेंटेज ले लिया। स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिटरमाइन करने के बाद हमने क्या किया, प्रॉफिट का परसेंटेज ले लिया। बताओ क्या मैं कह सकता हूं, अब तक ये कॉन्ट्रैक्ट, अब तक ये कॉन्ट्रैक्ट, अब तक ये कॉन्ट्रैक्ट 30% कंप्लीट है, इस पे 30% रेवेन्यू बुक हो चुका है, 30% कॉस्ट बुक हो चुकी है, 30% प्रॉफिट बुक हो चुका है, ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, ये काम करने के बाद मैंने इसको नाम दिया अक्यूमुलेटेड पीएनएल। व्हाट इज मेंट बाय अक्यूमुलेटेड पीएनएल? अक्यूमुलेटेड पीएनएल का मतलब है अब तक कितना प्रॉफिट बुक हो चुका है, अब तक कितना प्रॉफिट बुक हो जाए, अब तक कितना प्रॉफिट बुक हो जाए, ऐसा। बैलेंसिंग इंपैक्ट भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हमजा सर। स्टेप 4 मैं बनाऊंगा फॉर द ईयर पीएनएल। मुझे बताएं सर कितना रेवेन्यू इस साल बुक करें? भाई इस साल ही सारा रेवेन्यू बुक कर ले 79,200, क्योंकि इससे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, ये तो अभी शुरू ही इस साल हुआ है ना। तो मुझे बता सर मैं कितने रुपए का रेवेन्यू इस साल बुक करूं, कितने रुपए का रेवेन्यू बुक करूं इस साल सर? 79,200। बताएं सर मेरा इस साल का कॉस्ट कितना है सर? सर इसी साल हमने सारी कॉस्ट इनकर की है, इससे पहले कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला है। यार मैं आपको बता रहा हूं सर, इस टॉपिक पे 20-20 नंबर के, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 सवाल आ चुके हैं सर, और इसी पिछले 10 अटेम्प्ट्स के अंदर आए, 20-20 मार्क्स के, ठीक है जी। तैयार हो दोस्त? मुझे बताएं सर मैंने सबसे पहला काम क्या किया, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप 1? क्या ऑब्जेक्टिव था स्टेप 1 का जी, क्या ऑब्जेक्टिव था बेटा स्टेप 1 का जी? ओवरऑल प्रॉफिट देखना कि कॉन्ट्रैक्ट IFRS 15 में फॉल करता है या नहीं करता। सर स्टेप 2, स्टेप 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन, कितना खर्चा हो चुका है और कितना खर्चा टोटल होना है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सर स्टेप 3, स्टेप 3 सर जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमने कैलकुलेट किया है उसकी बेसिस पर हमने रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट तीनों चीजें बुक की, ठीक है जी। फिर मुझे बताएं सर मैंने क्या किया, मैंने फॉर द ईयर पीएनएल बनाया, फॉर द ईयर पीएनएल बनाया, मैंने कहा 79,000 का रेवेन्यू बुक होना चाहिए। सर मेरे पास कोई 64,000 की कॉस्ट है और मेरे पास 14,000 रुपए का कोई प्रॉफिट है, ऐसा है, ऐसा है सर। अब मुझे बताएं मैं सेकंड ईयर पे आऊं, मैं सेकंड ईयर पे आऊं, मैं सेकंड ईयर पे आऊं सर, इसको पहले कॉपी कर लूं, इसको पहले कॉपी कर लूं ताकि मैं सेकंड ईयर पे आ जाऊं, शाबाश।
जी मेरे बच्चों, हम आगे जाएं, ऊपर करूं थोड़ा सा। स्टेप 3 और 4 में क्या फर्क है मजर? ये एक स्टेप आगे जाके अभी पता चल रहा है, एक स्टेप, एग्जैक्ट एक स्टेप आगे जाके पता चल रहा है। ईयर 4 पे क्यों कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक होगी? पैसे थोड़ी मिले हमें ईयर 4 पे। जूम आउट कर दूं, जूम आउट कर दूं, चलो 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो, ये वाला क्वेश्चन फाइल में नहीं है, फाइल में इससे आगे चीजें स्टार्ट हो रही हैं। छोड़ दे भाई यार, मकान आगे बढ़ जा। स्टेप 3 एक तरह से एजेड पीएनएल है, जो हमने अपने बचपन में पढ़ा था। वो छोटे थे, हमने वो एक्सेल बाद इस्तेमाल किया जब समझाना आसान होता था। अब हमने बहुत हैवी काम करना है, ठीक है। जी मेरे बच्चों, एक सेकंड कॉपी करो तुम लोग। जी मेरे बच्चों, बड़े एक स्टेप आगे। नहीं यार, तबीयत बहुत खराब थी तो शीशा नहीं रखा मैंने। भाई मैंने किसी की नहीं ली है, एक बंदे ने एक सवाल पूछा, मैंने उसको जवाब दिया है। किसी की नहीं ली है भाई मैंने, ना मेरी आदत है। आज तक तुमने देखा मैंने किसी की ली हो? ना मेरे नेचर में ही नहीं है बेटा, ये खुद पहली उंगली करता है फिर मैं हाथ करता हूँ पूरा। हाँ जी। ऊपर कर दूं, चलो जी। स्टेप 4 तक ही करना है। अभी हमने इसकी जनरल एंट्रीज देखनी है, हमने इसका वो देखना है, एक्सट्रैक्ट देखना है। पता नहीं कौन से गेम में घुसा हूं मैं, गेम पता नहीं किसको बोलते हैं। अल्लाह माफ करे यार। नहीं देखो, ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हम स्टेप 1 में चेक कर लेंगे, ठीक है जी। चलो यार, ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा हम स्टेप 1 में कवर देख लेंगे ना। जी जनाब। स्टेप 3 एंड 4 में चेंज इन कमिंग ईयर्स में आएगा, बिल्कुल सही हसन। अगर ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता तो आगे से सारा मामला चेंज हो जाता। अगला सवाल ही हमारा ऑनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कोई मसला नहीं, अल्लाह साथ है तो बेटा किसी का कोई मसला नहीं। ये 2 पर चले, पक्का कर लिए कॉपी? चलो जी, अब आओ ईयर 2 पे हम चलते हैं सर। प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त।
चलो मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों में, ईयर 2 पे आ रहा हूं। अच्छा ईयर 2 पे हम देखें भाई, रेवेन्यू का अमाउंट कितना है जी? सर रेवेन्यू इज 270,000। ठीक है जी, थोड़ा सा बढ़ गया रेवेन्यू। बताओ अब तक खर्चा कितना हो चुका है? ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट हो तो क्या करेंगे, बस थोड़ा सा आगे ही आ रहा है ऑनर्स कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड क्वेश्चन है सर हैंड आउट का जी। कितना जी? सर 128,500 का खर्चा हो चुका है आउट ऑफ 229। तो मुझे बताएं सर मेरे पास फर्दर कॉस्ट, मैं कह रहा हूं अब तक 1,28,520 रुपए का खर्चा हो चुका है। मजीद कितना खर्चा होना है? इतना खर्चा होना है कि वो 2,29,000 तक पहुंच जाए। ठीक है जी, तो कितना मजीद खर्चा? बेटा यहां लिखा है 229,500 टोटल कॉस्ट। तो इसमें से जो खर्चा हो चुका है उसको छोड़ के बाकी फर्दर होगा ना बाद में। कितना आ रहा है? 1,00,980। अब बनाए सर मेरे पास ओवरऑल 3 सालों का ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? ओवरऑल प्रॉफिट कितना है सर? अच्छा ओवरऑल प्रॉफिट कितना है? मुझे जवाब दे रहा हूं मेरे बच्चे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट क्यों चेंज हो रही है? कॉस्ट का एस्टिमेट क्यों चेंज हो रहा है? सर डॉलर की अमाउंट चेंज हो रही है, डॉलर की वैल्यू चेंज हो रही है? डॉलर की वैल्यू चेंज हो रही है? चीजों की वैल्यू चेंज हो रही है। तो मुझे एक बात बताएं सर, हमारे एस्टिमेट चेंज नहीं हो सकते हैं जी? हमारे एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना? तो याद रखना सब्सिक्वेंटली रेवेन्यू भी चेंज होगा, सब्सिक्वेंटली कॉस्ट भी चेंज होगा। ठीक है जी, कॉस्ट भी चेंज होगी, दिमाग में रखना सर, कॉस्ट भी चेंज होती रहेगी सब्सिक्वेंटली। बड़े मांगे दोस्त, बड़े मांगे। अब बना सर मेरे पास ओवरऑल प्रॉफिट, सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितने कितने रुपए की कॉस्ट में इनकर कर चुका हूं सर? देखें जल्दी, 128,500 आउट ऑफ 229,520, सॉरी 128,520 है। हाँ जी 229,500 जी। कितने मेरे बच्चों इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? 56%। अच्छा एक बात बताओगे, एक बात बताओगे, इस पीरियड में कितना कितना काम हुआ? इस पीरियड में कितने परसेंट काम हुआ? अलोन इस पीरियड में कुछ 26% का काम हुआ है। मुझे बताएं सर इसमें और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? अब बताओ, अब बताओ इसमें और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में हर साल काम बराबर होता है। ठीक है जी, हर साल काम बराबर होता है, हमको स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट नहीं करना, वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहे होते हैं। यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं चलाना है हमने। ठीक है जी, अब बनाए सर, अब बनाए सर मेरे पास एज एट पीएनएल 56% ऑफ द इंटायर रेवेन्यू। कितना जी? 56% ऑफ द इंटायर रेवेन्यू। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 56% ऑफ द इंटायर रेवेन्यू। जी सर 151,200, 56% of the entire cost, 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 128,520 सर 2 सालों का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट जी। 2 सालों का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट, 2 सालों का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट जी। 2 सालों का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट सर 22,680 पक्का? यार एक बात बताओ, ये 22,680 सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है या 2 सालों का मिला के प्रॉफिट है? ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है या 2 सालों का मिला के प्रॉफिट है? ये सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है, 2 सालों का मिला के प्रॉफिट है जी। बताएं, इज इट द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर या 2 सालों का मिला के? ये 2 सालों का मिला के सर। मुझे बताओ 151 2 सालों का मिला के रेवेन्यू है या सेकेंड ईयर का रेवेन्यू है? 151 सर ये 2 सालों का टोटल रेवेन्यू है। तो मुझे एक बात बताएं, लास्ट ईयर तो हम 79 बुक कर चुके हैं ना, तो मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूं? मजीद 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 कितना रेवेन्यू बुक करूं? मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूं मेरे बच्चों? मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूं? मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूं? मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूं? शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश।
कितना मेरे बच्चों? 72,000। वेरी गुड सर। फिर इसके बाद सर मेरे पास कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट 65,000, 63,576। मेरे बच्चों मेरे पास इस साल का प्रॉफिट फॉर दिस वेरी ईयर प्रॉफिट कितना है सर? 8424। सर आई वुड अप्रिशिएट कि आप इसको कॉपी भी करें और मुझे थर्ड ईयर का खुद कैलकुलेट करें। फिर इसके बाद सर मैं जा रहा हूं जनरल एंट्रीज पे, और फिर मैं इसके बाद जा रहा हूं लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। शाबाश जी। चलो जी। क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। Accumulated profit is 39,480। ठीक है, fair enough, makes sense। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। प्रॉफिट फॉर द ईयर आ रहा है 16,800। वेरी गुड। चलें जी, चलें जी, शाबाश जी शाबाश जी शाबाश जी शाबाश शाबाश शाबाश।
चलो जी मेरे बच्चों, मैं इसको करवा दूं। चलो मुझे बताओ ईयर 3 पे क्या आ रहा है सर मेरे पास। ईयर 3 पे सर कितना है मेरे पास सर रेवेन्यू टोटल 282,000 सर। फिर सर कॉस्ट सर मेरे पास 242,520, नो फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। रेवेन्यू टोटल सॉरी प्रॉफिट टोटल 39,480। अच्छा मैं अंधाधुन यहाँ 100% लिख दूं, हैं अंधाधुन यहाँ 100% लिख दूं मैं, हैं जी अंधाधुन 100% लिख दूं। चलो जी मेरे बच्चों, फिर रेवेन्यू 100% ऑफ 282,000, 100% ऑफ 282,000, 100% ऑफ कॉस्ट 242,520, 100% ऑफ प्रॉफिट 39,480। डन है भैया। अब बताओ, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बच्चों, जिसने भी ये प्रॉफिट का फिगर लिखा है बिल्कुल सही जी। एडिशनल 1,30,800, ठीक है जी। फिर कॉस्ट 1,14,000। देन वी आर लेफ्ट विद, अब एक काम और करो, इन तीनों प्रॉफिट्स को एडअप करो। क्या ये तीनों एडअप होके 39,480 हैं, 39,480 के बराबर आ रहा है। यस सर 39,480 के बराबर आ रही ऐसा है। ये बेसिक सा इलस्ट्रेशन तुम लोगों को समझ आ गया, ये बेसिक सा इलस्ट्रेशन समझ आ गया। अगर तुम लोगों को ये समझ आ गया है तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, मैं जर्नल एंट्रीज पे जाऊंगा ताकि ट्रांजैक्शंस की इकोनॉमिक्स बिल्कुल सेट हम समझ। मिदत बाजी, जब 3 सालों के प्रॉफिट ऐड करोगे तो टोटल प्रॉफिट के बराबर बनना चाहिए कि नहीं? अच्छा चलो कर लो कॉपी कर लो, करना तो कर लो, शाबाश। अकबर ये क्वेश्चन कवर नहीं था उसके अंदर, अभी आगे से कवर हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है जी। अच्छा ये 130,800 कैसे आया? देखिए मेरे पास सर्वर ईयर 2 तक रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए था 152, और ईयर 3 तक रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए था 282। तो मुझे बताओ सर, मैं इन दोनों का डिफरेंस लेके एडिशनल रेवेन्यू बुक कर सकता हूं ऐसा? सेटअप एक बार, कोई मसला नहीं है भाई, क्यों स्क्रीनशॉट लेने में क्या मसला है भाई? मैंने आपको इवन पूरा हैंडआउट शेयर कर दिया यार, क्लास के एंड पे पीडीएफ भी शेयर कर दिया करूंगा, ठीक है जी। सारी चीजें तुम्हारे पास रहेंगी यार, कोई टेंशन नहीं लो। इसका पीडीएफ मैं क्लास के एंड पे शेयर कर दिया करूंगा। मैंने अपना हैंडआउट आपको दे दिया भाई, जिसने कॉपी करना है करो, बाकी लोगों को भी बोल रहा हूँ। एक आध बंदा होता है सर जो हर जगह हर ग्रुप में घुसा होता है, वो चेक कर रहा होता है लोग क्या पढ़ा रहे हैं, उसको भी बोल रहा हूँ भाई देख हैंडआउट कॉपी कर लिया करो, कोई मसला नहीं। अभी मिल जाएगा, आज ही मिल जाएगा। चले जी चलो यार, फिजिकल होता अलग ही मजा आता क्लास का। देखो अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट यही वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें लॉस आ रहा होता है। जैसे अभी तुम्हें यहाँ प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, 47,000 का प्रॉफिट नजर आ रहा है, इधर 40,000 का प्रॉफिट, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है जी। बस आप क्या करें जी जनाब चलो जी, ये पोर्टल पर अपलोड हुआ हुआ है पहला लेक्चर, आपको यूट्यूब पे हमने दे दिया था ताकि आपको पोर्टल के धक्के ना खाने पड़े, ठीक है ना।
चलो जी बढ़ जाए हम आगे दोस्त, लेट्स मूव यार। लास्ट ईयर के प्रॉफिट से देखो, मुझे एक बात बताओ अहमद, आपने ये इंश्योर किया कि तीनों सालों में टोटल रेवेन्यू 282,000 बुक होना चाहिए, ये इंश्योर किया हमने, ऐसा है? ऐसा है अहमद, ऐसा है ना? हमने ये इंश्योर किया कि जितना हमने खर्चा इनकर किया उससे ज्यादा का एक्सपेंस बुक ना हो, ऐसा है? हमने ये भी इंश्योर किया कि इस कॉन्ट्रैक्ट पे अगर ओवरऑल 39,480 का प्रॉफिट हुआ है तो इससे ज्यादा प्रॉफिट भी बुक ना हो। तो अगर मैं 2 सालों में प्रॉफिट बुक कर चुका हूं 14,256 और 22,680, सॉरी मैं बुक कर चुका हूं सर 14,256 और 8,400, तो मुझे थर्ड ईयर में इतना प्रॉफिट बुक करना है कि मेरे 3 सालों का प्रॉफिट मिला के उतना प्रॉफिट बन जाए जो मुझे जेन्युइनली हुआ। ठीक है जी, तीनों सालों का सेपरेट प्रॉफिट मिला के मुझे उतना प्रॉफिट होना चाहिए जितना इवेंचुअली हुआ है मुझे। भाई मुझे इवेंचुअली प्रॉफिट हुआ 39,480 का इस कॉन्ट्रैक्ट पे ओवरऑल, ठीक है ना? 282,000 का रेवेन्यू कैसे इंश्योर हुआ? आओ इन तीनों रेवेन्यूज को जमा करो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, देखो 282 बन रहा है, अबरार 282 बन रहा है, देखो अबरार 282 बन रहा है। बन रहा है ना? चलो जी डन हो गया दोस्त, बढ़ जाएंगे दोस्त। चलो जी अब आ रहा दोस्त एक छोटी सी चीज, सर प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, इश्यू, प्रॉब्लम, पंगा, पसूड़ी है? जी कुछ नहीं, पक्का? अच्छा चलो मैं आपसे जरा स्टैट्स भी शेयर करता जाऊं। सर इस क्लास की एवरेज अटेंटिवनेस 93% है। 7% लोग अभी भी हरामखोर ऐसे हैं जो स्क्रीन खोल के बैठे हुए हैं लेकिन देख नहीं रहे, ठीक है जी, जो अटेंटिव नहीं है, ठीक है जी, जो अटेंटिव नहीं है। इस क्लास में इस वक्त करंटली 131 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, 131 बच्चे बैठे हुए हैं। 33 ने रजिस्ट्रेशन कराई एंड वो अटेंड नहीं कर रहे क्लास, ठीक है जी। अब आई डोंट नो क्यों चर्च पी के बैठे हैं, क्या पी के बैठे हैं, लेकिन चलो खैर, चले जी एक स्टेप आगे जाते हैं दोस्त। जरा आंखें खुली रखनी है मेरे बच्चों, प्लीज बोर्ड में। मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, गौर से सुनना, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें रेवेन्यू है 1,20,000 का, इस कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट टू डेट इनकर हुई है, इनकर्ड, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, कॉस्ट टू डेट इनकर्ड 40,000 रुपए की, ठीक है जी। मैं कह रहा हूं फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 60,000 का, प्रॉफिट ओवरऑल प्रॉफिट कितने का भैया? ओवरऑल प्रॉफिट 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपीज का। मुझे बताएं मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट करूं, कैसे कैलकुलेट करूंगा मेरे बच्चों, बताओ स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट करूंगा? नहीं वो एग्जांपल खत्म, ये अलग सवाल है, एंट्रीज हम देखने जा रहे हैं, एंट्रीज देखने जा रहे हैं जी। बताएं सर, सर मेरे पास कॉस्ट है कितनी? 40,000 डिवाइडेड बाय 60,000, बता स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना है सर मेरे पास? कितना भैया स्टेज ऑफ कंप्लीशन? 40%। अच्छा इस 40% के हिसाब से आपने बुक किया होगा क्या चीज? आपने बुक किया होगा रेवेन्यू 40% ऑफ 1,20,000, 40% ऑफ 1,20,000 कितना बेटा? नीचे 1,00,000 आएगा, सॉरी यार, एक्सट्रीमली सॉरी जी, एक्सट्रीमली सॉरी जी, 48,000। सर फिर मेरे पास कॉस्ट, मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना, प्लीज बोर्ड पे देखना, 40% ऑफ प्रॉफिट जी कितना जी? निकालो जरा, प्रॉफिट कितना है सर? 8,000, कॉस्ट कितनी है? 40,000। अब 2 मिनट के लिए बोर्ड पे देखना। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे एक चीज पूछूं, गौर से एक चीज सुनना अच्छे तरीके से, बताओ यहाँ खर्चा इनकर कितना हुआ? बताओ खर्चा इनकर कितना हुआ? खर्चा इनकर कितना हुआ ये बताओ। इस साल मेरे बच्चों पूरा फोकस यहाँ बोर्ड पे, पूरा फोकस बोर्ड पे,
इस साल कितने रुपए का खर्चा हुआ, फोकस करो, बताओ 40,000 का। क्या मैं ये कह सकता हूं खर्चा इनकर हुआ, ऐसा खर्चा इनकर हुआ? सर मैं एंट्री अपने पास कर रहा हूं, गौर से देखना सर, ईयर 0 से लेके 1 तक। क्या मतलब ईयर 0 से लेके 1 तक? क्या मतलब ईयर 0 से लेके 1 तक का क्या मतलब? साल के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ये खर्चा हुआ भाई। मैं अपने पास एंट्री पास कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट कितने से? 40,000 रुपए से। पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके खर्चा होता रहा है। कैश क्रेडिट कितने से? 40,000 रुपयों से। क्या मैंने सही किया ये? क्या मैंने सही एंट्री पास की? खुदा को मानो, कॉन्ट्रैक्ट एसेट का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर लेना। कॉन्ट्रैक्ट एसेट इज समथिंग एल्स, वो अलग ही कोई चीज है। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, रिमेंबर दैट दिस इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, मैंने 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, आपसे मैं पूछूं मैंने कॉस्ट कितनी इनकर की? आपके कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब होता है बेटा खर्चा कितना किया हमने। एक एसेट है मेरा बच्चा जी। मुझे एक बात बताओ सर, मैंने अगर 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदी, हमजा 100 रुपए की मेरे बच्चे मैंने इन्वेंट्री खरीदी, मैं क्या कहूंगा मैंने कितनी कॉस्ट इनकर की है? 100 रुपए की मैंने इन्वेंट्री खरीदी, मैं क्या कहूंगा मैंने कितनी कॉस्ट इनकर की है? 100 रुपए की। और मैं अगर उसमें से 80 रुपए की इन्वेंट्री बेच दूं, तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 100 लेके जाऊंगा या 80 लेके जाऊंगा? 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदूं और 80 रुपए की उसमें से बेच दूं, तो 100 रुपए की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लेके जाऊंगा या 80 रुपए की? 80 रुपए की लेके जाऊंगा ना। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं मैंने कॉस्ट इनकर की, इनकर 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 की 100 रुपए की सर, लेकिन मैंने कॉस्ट चार्ज की 80 रुपए की। ऐसा मैंने कॉस्ट इनकर की 100 रुपए की, लेकिन प्यारे बच्चों मैंने कॉस्ट चार्ज की कितने की? 80 की। ऐसा मुझे बताओ मेरी कॉस्ट इनकर्ड कितनी है इस सवाल में? कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? कॉस्ट इनकर्ड कितनी है बेटा? 40। वो कहां से पता चला करेगा सर? वो यहां से पता चलेगा बाबू, वो यहां से पता चलेगा। और बताओ कॉस्ट चार्ज कितनी हुई है? चार्ज कितनी हुई है कॉस्ट? वो यहां से पता चलेगा। बताओ अगर मैं आपसे पूछूं खर्चा कितने का हुआ ड्यूरिंग द पीरियड? खर्चा कितने का हुआ ड्यूरिंग द पीरियड? जेब से खर्चा गया कितने का? जेब से खर्चा गया कितने का? जेब से खर्चा। लेकिन कैश तो पूरा 100 रुपए का इनकर नहीं बेटा, 100 रुपए का इनकर अभी नहीं हुआ। पहले साल उसमें सिर्फ और सिर्फ तमाम चरसी और नशई जो जाग चुके हैं दोबारा सुन लें। अगर मैं सर बहालत होश 100 रुपए की इन्वेंट्री खरीदता हूं, तो बताओ मैंने बगैर चरस पिए कितने का खर्चा किया? बगैर नशा किए कितने का खर्चा किया? 100 रुपए का। उसमें से मेरे बच्चों मैंने 80 रुपए की इन्वेंट्री बेच दी, 80 रुपए की इन्वेंट्री बेच दी। बताओ मैंने कितने रुपए का खर्चा पीएनएल में चार्ज कर दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम पे? 80 रुपए का। FAR 1 के बच्चे से मैं पूछ रहा हूं बेटा कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? वो कह रहा है सर 100। FAR 1 के बच्चे से मैं पूछ रहा हूं सर कॉस्ट चार्ज कितनी है? वो कह रहा है 80। क्या सही कह रहा है वो? है सही कह रहा है? ऐसा है। अब और जरा इस सवाल पे अपना दिमाग अप्लाई करो, इस सवाल पे अपना दिमाग अप्लाई करो, इस सवाल पे अपना दिमाग अप्लाई करो मेरे बच्चे। इस सवाल पे बताओ कॉस्ट इनकर्ड कितनी है मेरा बच्चा? कॉस्ट इनकर्ड कितने रुपए का खर्चा हमने इस साल इनकर किया? लिख के दे रहा तुम्हें एग्जामिनर, कॉस्ट इनकर्ड उर्दू जुबान में कितना? 40 का। बताओ आपने पीएनएल में कितने रुपए की कॉस्ट डाली? पीएनएल में कितने रुपए की कॉस्ट डाली? पीएनएल में कितने रुपए की कॉस्ट डाली? 40 की। क्या ऐसा हुआ कि आपके पास कोई इन्वेंट्री टाइप की चीज बची? क्या ऐसा हुआ कि आपके पास कोई इन्वेंट्री टाइप की चीज बची? नहीं सर, मैंने जितना खर्चा किया पूरा पूरा खर्चा पीएनएल में डाल दिया, पूरा खर्चा पीएनएल में डाल दिया। ऐसा। अब बताओ जो खर्चा पीएनएल में गया है ना, उसकी एंट्री क्या पास कर रहा हूं वो देख लो, उसकी एंट्री क्या पास कर रहा हूं वो देख लो। मैं उसकी एंट्री क्या पास कर रहा हूं मेरा बच्चा वो देख लो। मैं उसकी एंट्री पास कर रहा हूं सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना जी? 40,000। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 40,000 और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट रेट कितने से? 40,000। डन। अब बताएं सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट किया, कॉस्ट इनकर की, और फिर उसको हमने चार्ज कर दिया किसमें? पीएनएल में। इन्वेंट्री खरीदते हो, इन्वेंट्री चार्ज कर देते हो। अब सुनो, अगली एंट्री में पास कर रहा हूं किस चीज की, मेरा बच्चा प्लीज बोर्ड पे देखना, प्लीज बोर्ड पे देखना। बताओ सर कितने रुपए का रेवेन्यू मैंने बुक किया? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बाय नेचर एसेट है जी। बताया मैंने कितने रुपए का रेवेन्यू बुक किया? कितने रुपए का रेवेन्यू बुक किया? 48,000 का। देखो मैं एंट्री क्या पास कर रहा हूं, रेवेन्यू क्रेडिट
कितने से? 48,000 से। डेबिट क्या करूं? शाबाश, डेबिट 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 क्या करूं? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, लेट्स हियर इट सर। एक नया एसेट हमारे पास, प्रोग्रेस बिल्स। एक नया एसेट हमारे पास दुनिया में वजूद में है, प्रोग्रेस बिल्स। हमने कहा प्रोग्रेस बिल्स हम डेबिट करेंगे। प्रोग्रेस बिल्स एक रिसीवेबल ही है, उसका नाम प्रोग्रेस बिल है। अच्छा, प्रोग्रेस बिल का मतलब क्या होगा वो सुनो। प्रोग्रेस बिल का मतलब है मैं कितने रुपए की बिलिंग कर सकता हूं, कर सकता हूं। बताओ मैं क्लाइंट को कितने रुपए का बिल चार्ज कर सकता हूं? बताओ मैं अपने क्लाइंट को कितने रुपए का बिल चार्ज कर सकता हूं? सर 48,000 का। डन। मैंने क्लाइंट को फोन किया, नहीं मैं इस साल की बात कर रहा हूं, अब्दुल इस साल की बात कर रहा हूं। 48,000 का बिल चार्ज कर सकता हूं? जितना काम मैंने कर लिया इतने का बिल चार्ज कर सकता हूं? ना, जितनी कॉस्ट इनकर हुई है। नहीं मुफस्सिर, देखो बेटा, जितने तुम काम कर चुके हो, जितना तुम्हारा रेवेन्यू ड्यू हो चुका है, बिलिंग उसके हिसाब से होगी, खर्चे के हिसाब से नहीं होगी। बताओ मैं कितने रुपए का रेवेन्यू बुक कर चुका हूं? कितने रुपए का रेवेन्यू? 48,000 का। क्या मेरे लिए ये जायज है कि मैं 48,000 अपने क्लाइंट से मांगू? मैं कहूंगा 1,20,000 रुपए का टोटल बिल्डिंग है, मैं उसमें तो 48 का खर्चा कर चुका, 48 का इनकम कमा चुका हूँ, रेवेन्यू कमा चुका हूँ। भाई तू पैसे भेज दे, भाई तू पैसे भेज दे। मुझे एक बात बताओ, क्या 48,000 की बिलिंग कर सकता हूं मैं? क्या 48,000 की बिलिंग कर सकता हूं? हाँ सर, लेकिन क्लाइंट कह रहा है कि आप बिलिंग करो सिर्फ 45,000 की। क्लाइंट कह रहा है कि आप बिलिंग करो सिर्फ 45,000 की। अच्छा, मैंने कहा क्यों भाई, क्यों 45,000 की बिलिंग करूं? उसने कहा यार एक काम कर, थोड़ा सा पैसा रोक दे, थोड़ा सा पैसा रोक दे, थोड़ा सा पैसा रोक दे, बाद में दे देना, बाद में दे दूंगा, अब ये काम कर, बिलिंग कर 45,000 की। अब बताएं सर, अगर मैं आपसे पूछूं, ये राइट टू रिसीव रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो वली। अब बताओ मैं उसमें क्लेम कितना कर रहा हूं? बताओ मैं क्लेम कितना कर रहा हूं? बताओ मैं क्लेम कितना कर रहा हूं? बैलेंस शीट पर प्रोग्रेस बिल एसेट के नाम पे आ रहा होगा जी, मैं उसमें क्लेम कर रहा हूं 45,000, बिकॉज क्लाइंट से दोस्ती आ रही है सर, कस्टमर से दोस्ती आ रही है। उससे कहा 45 क्लेम कर लो, 3 बाद में क्लेम कर लेना। मैं अपने पास अब एंट्री पास कर रहा हूं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। क्या डेबिट? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। कितने से? 45,000। ऐसा बताएं सर मेरे पास क्रेडिट क्या हो रहा है? प्रोग्रेस बिल्स क्रेडिट। बेटा जरा इसकी एंट्रीज देख के फंसोगे नहीं तो एग्जाम में, फंसोगे नहीं तो एग्जाम में जी। प्रोग्रेस बिल्स क्रेडिट। मेरे बच्चों हाजिर हो ना दिमागी तौर पे? अब बताओ कितने रुपए की बिलिंग कर सकता हूं मैं? कितने रुपए की बिलिंग कर सकता हूं? कितने रुपए की बिलिंग कर सकता हूं? 48 की। कितने की बिलिंग की? कितने की बिलिंग की मेरे बच्चों? 45 की। बताओ मैं अगर आपसे कहूं कि अब इनका डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है कितने का? 3,000 का। इसको आम फहम अल्फाजों में, इसको आम फहम अल्फाजों में हम कहेंगे अनबिल्ड रेवेन्यू। अनबिल्ड रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू, इसको हम क्या कहेंगे? अनबिल्ड रेवेन्यू। 3,000 रुपए की अमाउंट को एग्जामिनर अगर मैं सवाल में देगा और कहेगा अनबिल्ड रेवेन्यू, तो हमें अपने दिल पे हाथ रख के ये कहना है कि ये वो अमाउंट है जो मैं कमा चुका हूं, लेकिन मैंने अभी तक क्लेम नहीं किया है। ये मैं कमा चुका हूं, मैंने इसका रेवेन्यू बुक कर लिया है, बट स्टिल मैंने इसको अभी तक क्लेम नहीं किया है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है। बट हम ये क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि ये मेरे और क्लाइंट के बीच में ना एक अग्रीमेंट होता है कि जितना काम होगा उसका 90% हम बिल किया करेंगे, उसका 80% हम बिल किया करेंगे। ठीक है जी। क्यों सर? वो पैसा आपके रोक के रखता है, वो पैसे आपके एंड में जाके रिलीज करता है। ठीक है जी। प्रोग्रेस बिल्स इज एन एसेट। ठीक है जी। प्रोग्रेस बिल्स इज अ रिसीवेबल। ठीक है जी। इट्स नॉट एन कंडीशनल रिसीवेबल, इट्स एन अनकंडीशनल रिसीवेबल। लेकिन भाई मैं उससे एक एग्रीमेंट करके बैठा हूं कि पैसे बाद में लूंगा। देखो जो रिसीवेबल टाइम की बेसिस पे आगे जा रहा है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं। हमजा सिर्फ तुम्हें जवाब दे रहा हूं बेटा। ठीक है जी। आगे आ रहा है मुफस्सिर, सब आ रहा है बेटा, सब आ रहा है मेरा बच्चा। मुझे पता है मैंने सर 45,000 से बिलिंग, 45,000 की बिलिंग की। बताओ कितना अमाउंट मेरे पास अभी भी ऐसा है जो अनबिल्ड रेवेन्यू है? बट अकाउंट रिसीवेबल का भी तो यही मतलब होगा। 2 मिनट रुक जाना बेटा, आगे तो जाने दो चीजों को। कॉस्ट टू डेट नहीं, कॉस्ट फॉर द ईयर लेते हैं हम। अनबिल्ड रेवेन्यू इज अर्नड बट नॉट बिल्ड। वेरी गुड अरमगान, वेरी गुड। अब बताओ क्लाइंट से हमारे पास चेक आया सिर्फ और सिर्फ 43,000 का। क्लाइंट से हमारे पास चेक आया 43,000 का, क्या एंट्री पास करूं? क्लाइंट से हमारे पास चेक आया कितने का? 43,000 का। एंट्री क्या पास करूं? कैश डेबिट कितने से? 43। फिर अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से बेटा? 43। मेरे बच्चों कितने रुपए का अमाउंट ऐसा है जो रिकवर बिलिंग के बाद भी नहीं हुआ?
जो बिलिंग के बाद भी उस बंदे ने नहीं दिया मुझे, कितना, 2000 रुपए का अमाउंट, ये कहलाता है अनकलेक्टेड बिल्स। ये क्या कहलाएगा, अनकलेक्टेड बिल्स। ये क्या कहलाएगा, अनकलेक्टेड बिल्स। ये क्या कहलाएगा, अनकलेक्टेड बिल्स। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे पास बैलेंस शीट पे एक प्रोग्रेस बिल्स का अमाउंट आ रहा है 3000 का, ये मैंने कमाए हैं लेकिन बिलिंग नहीं की है, ठीक है जी। एग्जामिनर इसको नाम याद रखेगा, इसका अनबिल्ड रेवेन्यू के नाम से। एग्जामिनर इसको रिकॉल करवाएगा अनबिल्ड रेवेन्यू के नाम से। वो रेवेन्यू जो मेरे बच्चों तुम हासिल कर चुके हो लेकिन अभी तक तुमने बिलिंग नहीं की ड्यू टू योर म्यूचुअल एग्रीमेंट विद कस्टमर। और सर जो मैं बिलिंग कर चुका हूं 45 की, उसमें से भी कस्टमर ने 2000 नहीं भेजे, तो मैं कहूंगा जनाब अनकलेक्टेड बिल्स। अब बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं अनबिल्ड रेवेन्यू को कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे बताओगे पब्लिक को, हैं? अनबिल्ड रेवेन्यू क्या है? नहीं, रिटेंशन मनी समथिंग एल्स। रहमान आगे आ रहा है बेटा, रहमान आगे आ रहा है। रिटेंशन मनी समथिंग एल्स, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है जी। मुझे बताएं सर, अनबिल्ड रेवेन्यू इज द अमाउंट दैट इज अर्नड, ठीक है जी, और हम उसकी बिलिंग कर सकते हैं बट हमने नहीं की, ठीक है जी। नंबर 2 सर, द रेवेन्यू टू बी अर्नड, बिल्कुल ठीक, अर्न बट नॉट बिल्ड। अब बताओ सर, फिर उसके बाद ये 2000 रुपए का जो अमाउंट है, ये 2000 रुपए का जो अमाउंट है, वो ये 2000 रुपए का जो अमाउंट है वो बिल्ड बट नॉट रिकवर्ड, बिल्ड बट नॉट कलेक्टेड, बिल्ड बट नॉट कलेक्टेड, ऐसा बिल्ड बट नॉट कलेक्टेड, अनकलेक्टेड अमाउंट, ऐसा है सर। सर इसको कॉपी करेंगे, शाबाश, कॉपी करेंगे सर, फिर हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ जाना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता। अब टिल द पेमेंट ऑफ 45,000 बी अनकलेक्टेड हो, बिल्कुल सही हसन, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बच्चों, शाबाश शाबाश, बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स है भाई तुम लोगों का, शाबाश। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे। क्लास चल रही है ना भाई, कल करते ना, कोई टेंशन थोड़ी। जी सर, कितने की बिलिंग कर सकता हूँ? प्रोग्रेस बिलिंग की, बिल्कुल सही। रिसीवेबल वो अमाउंट है जो आप कलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो आप बिलिंग कर चुके हो जिसकी, और रिसीवेबल में से जो कलेक्ट हो गया वो कलेक्ट हो गया। उस्ताद की शक्ल आप अगली क्लास में देखोगे इंशाल्लाह। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को हम परचेजेस भी बोल सकते हैं। अशफाक बिल्कुल सही कह रहे हो, अली अशफाक बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो मुझे एक बात बताओ, मैं इन्वेंट्री खरीदता हूँ, ये है मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट एसेट, मैं उसमें से एक सर्टेन पोर्शन बेच देता हूँ, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है जी। पूछे बाजी, पूछे। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश 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 शाबाश। सर इस केस में रेवेन्यू 100% से बुक करेंगे, 100% से। देखो रेवेन्यू तो हमेशा बुक करना है उतना जो स्टेज ऑफ कंप्लीशन से बन रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्लेम कितना करना है ये आपका और कस्टमर का एग्रीमेंट है।
अगर पेमेंट टर्म्स एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता तो सारा कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रेस बिल्स में जाता और हम उसमें से 1 रुपया भी जो है वो बिल नहीं करते, वो सारा अनबिल्ड रेवेन्यू होता। कॉन्ट्रैक्ट एसेट और प्रोग्रेस बिलिंग में फर्क है, ठीक है जी। थोड़ा सा आगे आने दो। कॉन्ट्रैक्ट एसेट जो है वो कंडीशनल रेवेन्यू, कंडीशनल रिसीवेबल होता है, यानी वो आपसे एक बंदा कह देता है कि फर्दर सप्लाईज करो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसी कोई कंडीशन यहाँ नहीं है, ठीक है। आगे आने दो बेटा, अभी बहुत सारी चीजें आगे मेरा बच्चा। क्या अगर प्रोग्रेस बिल से ज्यादा बिल बना के भेजा जाए तो वो पेबल में आ जाता है, मतलब वो एडवांस में आ जाता है। प्रोग्रेस बिल्स करंट एसेट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन कि आपको ये बाकी का पैसा कब क्लेम करना है, ठीक है। जी मेरे बच्चों, यार एनी वन फ्रॉम आउटसाइड कराची, तो कराची के बाहर का बच्चा बैठा है। शाहिद फैसलाबाद से बैठे हैं, ठीक है जी। लाहौर, इस्लामाबाद, युगांडा से आया, पेशावर, ओके, सरगोदा, वाह जी वाह, इस्लामाबाद। चलो जी, वेलकम टू कराची जी। यू आर फ्रॉम दादू, गुलिस्तान जौर। मैं भी पहले गुलिस्तान जौर में रहता था, आपने वीडियो देखी होगी ना। मेरा नाम है अहमद रजा और मैं गुलिस्तान जौर में रहता हूँ। चलो जी, बड़े माँ के दोस्त। क्लेम कब करना है एग्रीमेंट में लिखा होगा। सर आकाश बराबर वाले रूम में जो है वो क्लास ले रहे हैं। प्रोग्रेस बिल इज करंट और नॉन करंट एसेट डिपेंडिंग ऑन योर एग्रीमेंट कि आप उसको कब क्लेम कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो जी, अब आ गया दोस्त, अब आपने मुझे जवाब देना है सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं, गौर से एक चीज सुनना। यार एबनॉर्मल लॉसेस जो होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस, इसके बारे में सुना ये क्या होता है? ये एबनॉर्मल लॉसेस के बारे में कभी सुना है? एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं? है जी, कभी सुना है एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव से। नहीं 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 नहीं, आउटसाइड द कंट्रोल, नहीं नहीं बेटा, ये डेफिनेशन ही नहीं है। नहीं, एबनॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था और हो गया, चाहे वो किसी की गलती की वजह से हुआ है, कुदरती हुआ है, डजंट मैटर, अनएक्सपेक्टेड लॉस है, ठीक है जी। अब बताएं सर, एबनॉर्मल लॉस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होगा? सर कंस्ट्रक्शन में क्या होगा सर एबनॉर्मल लॉस? सर कंस्ट्रक्शन में होगा लॉस ऑफ मटेरियल। सर मटेरियल था, खराब हो गया, ठीक है जी, खराब हो गया सर, मटेरियल था, ठीक है जी। उसके बाद सर और क्या हो सकता है सर? और क्या हो सकता है सर? पेनल्टीज हो सकती हैं, पेनल्टीज हो सकती है सर, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी है, ठीक है जी। लॉस ऑफ लेबर, छत से गिर गया, अल्लाह माफ करे, नहीं नहीं नहीं, महंगा होने वाला सीन नहीं है कोई, मैं कह रहा हूं काम क्या खराब हो गया, ठीक है जी। फिर सर डेमोलिशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड पार्ट, कोई पार्ट था वो टूट गया। तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस आएगा उसका क्या करूं मैं? बताओ, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस आएगा उसका मैं क्या करूं? आपको कहा जा रहा है कि भाई कंपनी ने खर्चा इनकर किया, उसमें पेनल्टी शामिल है, हमने भत्ता दिया पुलिस वालों को जी, क्या करें उसको? याद रखना, एबनॉर्मल लॉसेस आर एक्सपेंस्ड आउट इमीडिएटली, आर एक्सपेंस्ड आउट इमीडिएटली, ऐसा यानी के यानी के यानी के सर इसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से, इसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में से निकाल देना, निकाल देना। क्यों? क्यों भाई?
एबनॉर्मल लॉस को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट से क्यों निकाले भाई, खर्चा तो वो भी है, निकाले क्यों? एक बंदे ने भी बता दिया तो मैं मान जाऊंगा दिमाग चलता है उसका, ग्रॉस प्रॉफिट का कोई मसला नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं लॉस है ना भाई, खर्चा है, लॉस है जी। कस्टमर से बात नहीं, नहीं बेटा नहीं नहीं मेरे बच्चों, तो कॉस्ट है ना, रेवेन्यू की तो बात ही नहीं कर रहा सर। अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में डाल के रखा ना, तो मसला ये होगा कि ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन को बढ़ा देगा। अगर आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में डाल के रखा ना, तो ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन को बढ़ा देगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने एक साल में कॉस्ट इनकर की, गौर से सुनना, मेरे पास कॉस्ट टू डेट थी 100 रुपए, इसमें दो हिस्से, 80 रुपए की नॉर्मल कॉस्ट है, 20 रुपए का एक लॉस है, मैंने बता दिया सर। अब बताएं सर मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन, अच्छा मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है वो 240 रुपए की है, तो बताओ मैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट करूं, 100/240 या 80/240 जी? 100/240, 80/240 जी। 100/240 करूंगा तो स्टेज ऑफ कंप्लीशन ज्यादा आएगी या कम आएगी? 100/240 करूंगा स्टेज ऑफ कंप्लीशन ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा आएगी। तो सर इसका मतलब है एबनॉर्मल लॉसेस को आपने एक्सपेंस आउट करना है और कॉस्ट टू डेट में से माइनस कर देना, हटा देना है, बिकॉज इट विल ड्रैग अप दी स्टेज ऑफ कंप्लीशन। आपने ये होने नहीं देना, ठीक है जी, आपने ये होने नहीं देना। ये एक रॉन्ग ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऐसा। बड़े हम आगे, दूं एक सवाल, इसको कॉपी करना तो कर लो। कॉपी करो मेरे बच्चों, 1 मिनट दे दूंगा। ये मेरे बच्चों डन कर लिया, दो एक सवाल, तैयार हो हैं? बड़े हम आगे, 3 वाला क्या लिखा है, डेमोलिशन ऑफ अ कंस्ट्रक्टेड पार्ट, ठीक है जी। सेकंड पे हमने लिखा है पेनल्टीज। स्टेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है ना, रेवेन्यू बुक हो जाएगा, गलत है ये। देखो एक लॉस की वजह से रेवेन्यू को बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, एक लॉस की वजह से रेवेन्यू को इंक्रीज नहीं होना चाहिए, सेट है। अच्छा, ये कुर्सी शाहीन शाह अफरीदी से मिल रही है, क्यों भाई? हम किसी के पैसे लेकिन ले सकते हैं कस्टमर से। देखो बेटा मुझे एक बात बताओ, कस्टमर से आप पैसे लेते हो रेवेन्यू के थ्रू, ठीक है जी, कॉस्ट बढ़ा के आप कस्टमर से पैसे नहीं ले सकते हो, ठीक है जी। डेमोलिशन ऑफ कंस्ट्रक्टेड पार्ट का मतलब ये सर, एक दीवार हमने बनाई वो गिर गई, एक दीवार हमने बनाई वो गिर गई। देखो रेवेन्यू बढ़ता नहीं है, देखो फिर दिमाग में रखो यार, क्या आप कस्टमर को जो बिल्डिंग बेच रहे हो वैसे बेच रहे हो कि जो खर्चा होगा उस पर 20% में चार्ज करूंगा, या आप डे वन पे उसको एक अमाउंट बता देते हो जो उसे पे करना होती है? ये तो आपका अपना लॉस है ना, इससे रेवेन्यू थोड़ी बढ़ रहा है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ने से, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ने से रेवेन्यू जल्दी बुक हो जाता है, ये मसला है, ठीक है जी। चलो जी,
अच्छी हुई हो। सर ये सवाल आपने मुझे करके देना है और आपने ये साबित करना है कि जी जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं वो आपके भेजे दिमाग सब जगह बैठ गई। शाबाश जी। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ आवर हैंड आउट। कोरोना का इम्पैक्ट IFRS 15 पे मतलब कोई रूल नहीं है इसके लिए, जो रूल बना है वो IFRS 16 के लिए बना है। ताहिर इसकी जनरल एंट्री पास होगी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट नहीं होगी। ठीक है शाबाश जी। सर आपके पास 10 से 12 मिनट है, शुरू हो जाए। बोलो जी मेरे बच्चों, हो गया, कर लिया। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना भैया?
The profit for first year is 540. वेरी गुड, बिल्कुल सही है. प्रॉफिट बाजी प्रॉफिट. खुदा जाने के मैं फिदा हूं. पहले साल का प्रॉफिट 540 रुपए. शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश. अब्दुल राफे कह रहे हैं 540, 280 और 1340. और वजिया कह रही है 540, 280 और 1380. चलो जी, मैं कराऊं उसको. के बन गए हो तुम मेरी दुआ. 4 से 5 मिनट और दें. चलो ठीक है. ओ करो करो करो, बस. चलो जी, आवाज आ रही है अब. गाना नहीं सुनाने के लिए रखा ही है. बन गए हो तुम मेरी दुआ. अरे यार, चलो. हाँ हाँ, रमजान सवाल कर. चले जी, मैं आगे बढ़ूं सर. चलो जी, आज के पॉडकास्ट का आगाज हम करते हैं. नहीं, एंट्रीज नहीं बनानी सब ये. माइक से कोरोना निकल रहा है जो मास्क पहन लिया आप. नहीं भाई, ऐसे ही पहन लिया है. यार, एक सेंसिबल बंदा नजर आया जिसने सही जवाब दे दिया. वो क्लाइंट बताता है, डेफिनेटली वो एग्रीड होता है. चलो, आज को मैं करवा दूं. अब करवा दूं. अच्छा, रुक जाओ 1 मिनट और. शाबाश शाबाश शाबाश, कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो.
ये मेरे बच्चों कर लिया। चलो अब मैं इसको करा रहा हूँ सर, काफी सारा टाइम हो गया है, अब इसको मैं करवा रहा हूँ सर। यहाँ देख लो, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, स्टेप 1 सर। सर ओवरऑल प्रॉफिट, देखो इसी में फंसोगे तुम लोग। मुझे बताएं सबसे पहले मेरे पास मेरे बच्चों रेवेन्यू, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। मुझे बता रेवेन्यू है कितना, 12,560। 12,560 के बाद 13,500, 13,500 के बाद 14,200। बेटा आप जरा गौर से देखना, एंड द मिस्टेक दैट यू मेड वो देख लो कि क्या थी। मुझे बताए कॉस्ट टू डेट और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट। बता कॉस्ट टू डेट कितनी आ रही है सर? वो कह रहे हैं 2600 और फर्दर है, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट 7,800। 2600 और 7,800। फिर मेरे बच्चों 6605, इसमें वो कह रहा है इन ईयर 2 a cost of 500 was paid as a penalty on non-compliance of construction regulations. None of the amount shall be claimed from the customer. हमने कहा हम कस्टमर से मांगेंगे ही नहीं भाई, इनकेस अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है हम उसके हाथ पैर जोड़ के उससे पैसे मांगते हैं, एक्स्ट्रा नहीं मांगेंगे भाई उससे। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास कॉस्ट टू डेट 6,605 आना चाहिए या 500 माइनस हो गया आना चाहिए? बताओ कितना आना चाहिए? 6,105। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 6,105। एंड व्हाट इज द फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट फिगर? 4,99,5। फिर थर्ड ईयर में 12,000, 12,000 ऐसा? नो सर, नो सर, अनफॉर्चुनेटली नो सर, 11,500। मिदत बाजी का सवाल आने वाला है, शाबाश, मैं वेट कर रहा हूं। क्यों जी, क्यों 11,500? वाई 11,500? अच्छा ये समझ आ गया था, इसलिए 12,500 कि कॉस्ट टू डेट में ये 500 शामिल है, तो यहां भी शामिल है, कॉस्ट टू डेट में शामिल है भाई। हाँ ये तो ये 2 में है ना, ये 3 में कैसे घुस गया? मुझे बता 12,000 जो है वो कॉस्ट टू डेट है, कॉस्ट टू डेट अब तक कितना खर्चा हो चुका है सर, इसमें भी वो अमाउंट शामिल है। यार मुझे बता कॉस्ट टू डेट का मतलब क्या होता है आमिर? कॉस्ट टू डेट का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है? अब तक कितना खर्चा हो चुका है, एंड दिस आल्सो इंक्लूड्स। सर अगर लिखा होता ये कस्टमर एबनॉर्मल लॉस से तो हम अपना रेवेन्यू अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर देते जितना वो बताता। जी जन आज आज तक का खर्चा, अच्छा मैं कह रहा हूँ ये जो पिछले साल 6,605 था ये लास्ट ईयर तक का खर्चा था, इसमें 500 रुपए शामिल है जो कि गलत है, नहीं होने चाहिए। ये 500 रुपए ऑटोमेटिकली इसमें भी शामिल है, ये 500 रुपए ऑटोमेटिकली इसमें भी शामिल है, इसमें से भी हटाना पड़ेगा। आगे हर साल में से तुम्हें अमाउंट हटानी पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट टू डेट का मतलब है वो खर्चा जो अब तक इनकर हो चुका है, तो अब तक इनकर होने में तो वो भी शामिल है ना भाई। मैं कहता हूं आपने आज तक 500 रुपए का आपने आज तक सर 6,605 रुपए का खर्चा किया था ईयर 2 में। तमाम लोग अब गौर से सुनेंगे मेरे बच्चों, इसमें 500 रुपए का खर्चा ऐसा है जो कि गलत है, जो कि गलत है। अच्छा मुझे बताओ कि इस 12,000 में ये शामिल है, इस 12,000 में ये शामिल है नसीम, इस 12,000 में शामिल है नसीम भाई, शामिल है 12,000 में? नहीं। अब मुझे बता इसमें क्या शामिल है, इसमें क्या शामिल है? 500 रुपए का ऐसा अमाउंट जो कि शामिल नहीं होना चाहिए था, डन है? बता रहा हूं मेरे बच्चों, बता रहा हूं क्या रहा है सर अपनी नील। अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, सुनिएगा दोस्त, ओवरऑल प्रॉफिट 2160, देन 2400, देन 2700। ओके सर, फिर हमारे पास स्टेप 2,
स्टेज ऑफ कंप्लीशन जी मेरे बच्चों, मेरे पास ईयर वन में सर 2600 डिवाइडेड बाय कितना जी, 2600 डिवाइडेड बाय दोनों को मिलाओ कितना बनता है 10,400। वेरी गुड। 6105 कितना 11,100, 11,500 डिवाइडेड बाय 11,500 जी सर। SOC 25%, फिर 55% एंड देन 100%, यही स्टेज 3 के बाद। स्टेज 2 के बाद स्टेप 3 accumulated P&L sir। revenue according to the stage of completion जी 25% of 12,560 3140 सर 55% ऑफ 13,500 ये 7,425 100% would be 14,200 सर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जी मेरे बच्चों कितना 2600 इधर ना 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 6105 बिल्कुल सही। 6605 नहीं ले लेना कहीं, फिर 11,500 यही है। ऐसे ही दोस्त, अब इसके अंदर ना कोई एबनॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं लेना, कोई नहीं लेना एबनॉर्मल लॉस की एंट्री, कुछ भी नहीं लेना, इग्नोर करना। एबनॉर्मल लॉस एक्यूमुलेटेड पीएनएल में डालना ही नहीं। कितना एक्यूमुलेटेड पीएनएल में डालना ही नहीं, 540 फिर 1320 और 27। अब बताओ सर, मैं स्टेप 4 में आ रहा हूं। भाई बजान बैठा हुआ क्लास में, तुल्य ब्याज 3,140। फिर सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना भैया 2600। फिर प्रॉफिट 540। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ अगली दफा एडिशनल रेवेन्यू 4285। फिर एडिशनल कॉस्ट 3505। फिर प्रॉफिट 780। अब एबनॉर्मल लॉस 280। फिर अब बता एडिशनल रेवेन्यू 6775। देन एडिशनल कॉस्ट कितना 5395। अब बताएं प्रॉफिट 1380। अब बताओ 1380 540 1380 और 240 ये तीनों बराबर होने चाहिए। दिस माइनस एबनॉर्मल लॉस। चेक करो है ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है। यही आ रहा है 2700 माइनस 500 पक्का। यार एक्यूमुलेटेड पीएनएल में डालते ना तो मतलब ऑब्जेक्टिव मर जाता उसका। हमें तो फॉर द ईयर पीएनएल में डालना ना उसको। ऊपर डाल के करना, कंट्रोल कर सकते हो चीजें कर लो। मैंने उसको बिल्कुल एक एबनॉर्मल आइटम रखा, एबनॉर्मल आइटम। भाई इस क्लास की रिकॉर्डिंग, भरपूर रिकॉर्डिंग आपको जो है ना वो यूट्यूब पे आज रात को मिल जाएगी, उस पे ग्रुप पे, ठीक है ना। आज रात को मिल जाएगी ग्रुप के ऊपर, ठीक है।
अच्छा भाई, दूसरी चीज ये कि यार आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा जैसे आप यहाँ के एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे भाई, वो जल्दी से जल्दी कर लो, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए फिर जो है वो चीजें आसान हो जाती हैं प्लान करना। ठीक है जी। 500 दोबारा माइनस क्यों किया? शुभ, हमने पीएनएल बनाते हुए कितनी दफा इसको माइनस किया? हमने पीएनएल बनाते हुए कितनी दफा इसको माइनस किया? नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं, उसको नहीं। देखो अक्यूमुलेटेड में माइनस करके हमने उस एक्सपेंस को हटा दिया अक्यूमुलेटेड से, फिर उसको अलग से चार्ज किया, फिर उसको अलग से चार्ज किया। नहीं बेटा, उनको कुछ नहीं करना, उनको कुछ नहीं करना। चलो सही है वहां भी खोल दूंगा मैं, शाबाश, टेंशन नहीं। बेटा मैं फिर एक बात बता दूं, कोई बंदा यहां से माइनस करता है ना, कर सकता है, वो मसला नहीं है। मैं उसको नीचे से इसलिए माइनस किया कि आइसोलेटेड इवेंट है, ठीक है ना, आइसोलेटेड इवेंट है, कोई मसला नहीं, उसके ऊपर से भी माइनस कर सकते हैं। जी मेरे बच्चे, हसन बोलो। टोटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर देना उसको, टोटल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं कर देना, वो ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनना चाहिए, वो अलग से आना चाहिए, अलग से आना चाहिए मुहिब, वो अलग से आना चाहिए बेटा। 2500 ऐड करने स्टेप 1 में एंड देन कॉस्ट 2500 बेटा। अच्छा ईयर 2 में 500 ऐड कर दिया स्टेप 1 में एंड देन कॉस्ट। हारिस में तुम्हारा सवाल नहीं समझ पाया बेटा। Abnormal loss is always shown as a separate line item because of its unique nature, because of its infrequent occurrence। ठीक है, IS1 हमें बताता है कि जो infrequent items होते हैं उनको आप फेस पे दिखाते हो, अलग से दिखाते हो। एसओसी की देखो कंप्लीशन के लिए अगर मोहिब उसको डालोगे ना, तो फिर होगा क्या, एसओसी बिला वजह इंक्रीज हो जाएगा, वो हमने नहीं करना, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ इट्स एबनॉर्मेलिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो जी, एक स्टेप आगे जाए सर, अपने पास हेडिंग डालोगे ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट टोटल कॉस्ट में क्यों इंक्लूड नहीं किया? देखो मैं फिर बता दूं, अगर आप बेटा इसको टोटल कॉस्ट में यहां डालोगे ना, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ जाएगी, ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन बढ़ेगी बिला वजह, एक लॉस जो इमीडिएटली पीएनएल को हिट करना चाहिए वो ओवर द पीरियड जा रहा होगा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन पे चला जाएगा, गलत हो जाएगा। अरे यार आसान तो हर टाइम बोर होता है। चल खैर है, रुक जा मैं कर देता। ईयर 3 में बैलेंसिंग फिगर लिया है, ईयर 2 में, ईयर 3 में भी तो नॉर्मल लॉस लेस करे ना। चलो मुझे एक चीज ये बताओ, तमाम हेरोइन ची, ये करने की जरूरत है? इधर से माइनस करने की जरूरत है? नहीं बेटा, उस ईयर का। अच्छा मुझे बताओ, ये एज एट पीएनएल फॉर द ईयर है, ये सारे आइटम्स फॉर द ईयर है, तो ये फॉर द ईयर में चार्ज हो गया, ये अब यहाँ नहीं आना चाहिए। चले जी सर, अपने पास हेडिंग डालनी है आपने, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जरा से मैं डिस्कस कर लूं, फिर मैं ऑफ कर देता हूं, ठीक है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे मिलने वाले पैसे, इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है से 100 रुपए की, और इन इनफ्लोज को हासिल करने के लिए जो आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है वो है से 140 रुपए की। तो मुझे बताओ सर, ये 40 रुपए का लॉस होगा, लॉस होगा कब? फ्यूचर में। तो वेट कर लेना, फ्यूचर में बुक कर लेंगे इसको।
वेट कर लेना, हमें पता है कि सर इस कॉन्ट्रैक्ट पे अगले साल 100 रुपए का इनकम आनी है, 140 का खर्चा आना है, तो रुक जाते, कोई टेंशन नहीं, 40 रुपए का लॉस हम आगे जाके बुक कर लेंगे। सर स्टैंडर्ड कहते हैं नहीं, आपके शेयर होल्डर्स को ये बात पता है, मार्केट को ये बात पता है कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ आगे जाओगे एंड इवेंचुअली आप लॉस करोगे। तो मुझे बताएं, एक फजूल सा कॉन्सेप्ट होता है जो बचपन में पढ़ते थे, जल्दी से उस कॉन्सेप्ट का नाम बताओ, जल्दी से उस कॉन्सेप्ट का नाम बताओ। एक फजूल सा कॉन्सेप्ट होता था, पी से स्टार्ट होता था, ई पे खत्म होता था, प्रूडेंट नहीं है, प्रूडेंस है। मुझे बताएं ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है क्या? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो लॉस जो आगे आपको होने वाला है ना, वो आप आज से बुक कर लो। ठीक है जी, आज से बुक कर लो। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि लॉस होने वाला है, तो सब एग्जिट कर जाएंगे सर, एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है जी, लॉस शुड बी इमीडिएटली बुक। तो सर हम क्या करेंगे, जो लॉस आएगा उसको इमीडिएटली बुक करेंगे। मुझे बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं एक कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट होने वाला है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस होने वाला है, प्रॉफिट हम बुक करते हैं स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, लॉस का स्टेज ऑफ कंप्लीशन से बुक करेंगे या 100% बुक करेंगे? हाँ जी, 100% हम बुक करेंगे। ठीक है जी सर, हम यहीं तक अपनी क्लास को रखते हैं। थैंक यू वेरी मच यार, आप लोगों ने जो है वो मतलब अच्छा पार्टिसिपेट किया आज, और अपनी अल्लाह के वास्ते रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा लें ताकि हम जो है वो बाकी की चीजें, अच्छा हमारा एक पूरा रिसर्च सेंटर भी बना हुआ है सामने हमारे, बिल्कुल एक वो है स्टूडियो हमने बनाया हुआ है, काफी सारी चीजें, वीडियो समरी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपसे ऐसा ऐसा शेयर करना शुरू करेंगे। हम अभी पोर्टल के ऊपर चीजें डालना शुरू करेंगे, तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप पोर्टल के ऊपर आ जाएं। ठीक है जी वलीद, टेंशन नहीं ले, तू आ जाना मेरे पास। क्या चीज, एक हंसी और, एक और आवाज दूं? सही है, ये आप की वीडियो की तवज्जुह से मैंने उन लोगों को सुनाई है जो सुनना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज जी, खुश रहा, आबाद रहा। अच्छा बल्कि एक मिनट रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, हंस जल्दी दिया हमने, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको बेटा, ये हैंड आउट भी लेके जाओ, ये लेके जाओ, ये लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ। भाई ये हैंड आउट तमाम लोग ग्रुप से वसूल कर लें, मैंने आपको पोर्टल पे दे दिया, ये मतलब इस पे दे दिया मैंने, यहां से उठा लें। ठीक है जी, iOS 15 में अब तक जितना काम हुआ वो सब इसमें शामिल है, आप लोग सुकून से घर जाके इसको देखें। ठीक है जी, सेट हो गए दोस्त, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे, अल्लाह हाफिज। क्यों?